सो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो एनसीईटी का रिजल्ट आया है 4 जून 2026 को, उस रिजल्ट में आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उस रिजल्ट के बेसिस पे, और 2025 में जो एनसीईटी का रिजल्ट आया था उसके बेसिस पे आज हम आप लोगों को कुछ डिस्कस करने वाले हैं रिजल्ट्स के बेसिस पे। कितना स्टूडेंट्स 2025 में अपीयर हुआ था और कितना स्टूडेंट 2026 में अपीयर हुआ था, उसका सारा डेटा आज अच्छे से उसको एनालिसिस करेंगे और आपका एडमिशन कैसे होगा उस सारी प्रोसीजर को आज बताएंगे। और जो भी कट ऑफ जाने वाली है उस सब पे भी आज डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल वीडियो रहेगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी के साथ मैं ये चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। जैसे देखिए, कैटेगरी वाइज जो भी दिया हुआ है इसमें, जेंडर वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर एंड अपीयर फॉर एनसीईटी 2026। फीमेल की संख्या देख सकते हैं ज़्यादा है, मेल में देख सकते हैं कम है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी इस बार बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है। और 2025 का आपको दिखाते हैं। 2025 में आपका रिजल्ट 16 जून को आपका रिजल्ट आया था, और ये 16 जून के दिन वो आपका सिर्फ परसेंटाइल में रिजल्ट दिए थे। एक्चुअल रिजल्ट 10 जुलाई को आया था, जिसमें दोनों रिजल्ट मेंशन था। दोनों रिजल्ट मेंशन था, एक इन फिगर स्कोर था और एक परसेंटाइल का स्कोर था परसेंटाइल में। तो दोनों, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो एडमिशन हुआ था उस टाइम पे ज़्यादातर का एडमिशन नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे हुआ था। तो ये सभी चीज़ें हैं। और उस टाइम पे टोटल 54,470 कैंडिडेट्स ही रजिस्टर किए थे, और इतने कैंडिडेट अपीयर हुए थे। 44,927 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। क्वेश्चन 13 लैंग्वेज में बना था। और एक और बात बता दें आपको, इस टाइम पे आपके टोटल 284 इंस्टीट्यूट ऐड हुए हैं। टोटली जो पहले से ऐड से जो न्यू ऐड हुए हैं, टोटली 284 इंस्टीट्यूट हैं इस एनसीईटी 2026 में। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि और भी इंस्टीट्यूट अप्रूवल हो चुके हैं, लेकिन उसमें शो नहीं कर रहा। हाँ, रिजल्ट आ गया, एक लिस्ट और आनी बाकी है जो कि कुछ दिनों के अंदर आएगी, और उस लिस्ट में अप्रॉक्स 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ ऐड हो जाएंगी और आप सभी को एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस टाइम पे देखिए 77 इंस्टीट्यूट्स थे जो कि आईटीपी ऑफर कर रहे थे। इसमें से आपका गवर्नमेंट कॉलेज था, आईआईटी हो गया, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी, एनआईटी, आरआई एंड अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस इस टाइम पे। लेकिन इस टाइम पे तो बहुत स्कोप है एडमिशन लेने के लिए। आप सभी को मैं एक ग्रुप का लिंक दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। देन वहाँ पे आप लोग मेरे से डाउट इजीली पूछ सकते हो। देखिए हाईलाइट जो किया गया है एनसीईटी 2025 का, इसमें देखिए आप टोटल जनरल के कैंडिडेट्स कितने रजिस्टर किए थे और अपीयर कितने हुए थे। ये सारा डेटा मैं पिछले साल का निकाल के लाया हूँ, और ये सारा डेटा आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए टोटल 54,470 स्टूडेंट रजिस्टर किए थे, 44,927 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एग्जाम में। तो इस बार देखा जाए तो 59,000 के अराउंड अपीयर हुए हैं, और इससे अगर डिफरेंस देखा जाए दोनों में तो 14,000 का डिफरेंस है। और सीट्स की बात करें, 2025 में सीट्स था 8,000 के अराउंड सीट था, 8 या 10 8 से 9,000 के अराउंड सीट्स था। इस बार सीट्स की संख्या है 20,000 प्लस। तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, आप लोग इतना पैनिक मत हो, बहुत जगह आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आपको पेशेंस तो रखना ही होगा। अगले बार भी फीमेल ही बहुत ज़्यादा इसमें रजिस्टर की थी और अपीयर भी हुई थी। इस बार भी फीमेल बहुत ज़्यादा है। इस बार ये जो एग्जामिनेशन स्टेट विथ मैक्सिमम कैंडिडेट्स, ये वाला सीन नहीं दे रखा है, जो कि हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता, देना चाहिए था। ये सीन देता तो बहुत अच्छा रहता। जैसे उड़ीसा के बच्चे 16,000 अपीयर हुए थे, दिल्ली के बच्चे 48,000 अपीयर हुए थे, असम के बच्चे 42,186 बच्चे अपीयर हुए थे। ये सारा सीन नहीं दिया है इस बार, जो कि हमको नहीं सही लगता। देना चाहिए था, हो सके कोई और नोटिस निकले उसमें मेंशन हो सारी चीज़ें। और इसमें देखिए सब्जेक्ट बाय रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड इन एनसीईटी 2025 की अकाउंट, मतलब जैसे आप इससे ऐसा एनालिसिस कर सकते थे कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कितने स्टूडेंट्स हैं, आपका क्या, उसके बेसिस पे आपको कैसे एडमिशन लेने में, ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करके पता चलता कि बिजनेस स्टडीज, मानो कोई बच्चा बीकॉम बीएड करना चाहता है तो अपना वो देखेगा कि कितने बच्चे अप्लाई किए हैं। ये सारी चीज़ें वो थोड़ा सा उसके लिए कह सकते हो कि कंफर्टेबल वाली बात हो सकती थी। तो सारी लैंग्वेजेस एंड एनसीईटी का जो डोमेन सब्जेक्ट था, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, संथाली, सोशियोलॉजी, स्पेनिश, तमिल, टीचिंग एप्टीट्यूड, सारा इसमें मेंशन था सब्जेक्ट्स में। और कितने 100% कितने लोग लाए हैं वो भी सब दिया है कि कितने बच्चे मैक्सिमम स्कोर किए हैं। तो ये सब देख के एक अंदाज़ा लगा सकते थे कि हमारा एडमिशन होने का कितना चांस है। तो ये सब बहुत अच्छा था। देखिए यहाँ पे एक और डेटा दिया हुआ है। 2000 एनसीईटी का जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें 16,004 बच्चे रजिस्टर किए थे, 10,000 बच्चे अपीयर हुए थे, 63.32% अटेंडेंस था उसमें एग्जाम में अपीयर होने का। ओके, फिर बात हो रही थी उस टाइम पे लगभग 30 से 40 इंस्टीट्यूट ही थे
इसमें आके 40 से 50 इंस्टीट्यूशंस ऐड हुए। फिर 2025 में जाके असम के बहुत सारे कॉलेज ऐड हुए थे। देन 77 इंस्टीट्यूट ऑफर करने लगा ITP। लेकिन NCET 2026 का बात करें तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें ऐड हुई है और बहुत ऐड हो भी रही है। मतलब उनका जो रिक्वेस्ट डाला रहता है ना, जो फॉर्म वो लोग डालते हैं NCTE को, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसको वो अप्लाई करते हैं और उसको वो धीरे धीरे सबका इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद वो अप्रूवल देते जाते हैं। तो ये सब सीन को देखते हुए वो इंस्टीट्यूट को सारा फैसिलिटीज, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये सभी चीज़ें देखते हुए सभी के साथ शेयर करते हैं और उनको अप्रूवल मिलता है विभाग से। और अब बात आ रही है NCET 2026 की। तो देखिए 73,608 स्टूडेंट रजिस्टर किए हैं, अपीयर हुए हैं 58,995। 80% अटेंडेंस है इस बार भी, सोच सकते हैं आप। सारा ये सब्जेक्ट्स मेरा दिया कितने लैंग्वेज में 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इस बार रहे हैं, जो कि बच्चे हर एरिया से इसमें अपीयर हुए हैं। ये देखिए, लोग कहते हैं कि SC ST में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप यहाँ पे देख लो, आप अगर देखोगे तो SC ST में भी 10,000 रजिस्टर किए थे और 8,000 के अराउंड वो अपीयर हुए एग्जाम में। ST की बात करें तो भी देखिए 8278 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, लेकिन 62 यानी कि 2,000 बच्चे कम अपीयर हुए हैं। लेकिन कट ऑफ जाता है, ऐसा नहीं कि ST हो तो बहुत लो कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ तो रहेगा ही। OBC NCL की बात करें तो 28,000 के राउंड है, 22,000 अपीयर किए, 23,000 जनरल में है। तो अप्रॉक्स जनरल और OBC का उतना ही कट ऑफ जाता है, उतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। 50,000 के राउंड फीमेल हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग में आपको कैसे हेल्प, मतलब कैसे काउंसलिंग करना। सबसे पहली बात हम बता दें, लाइक हमें कुछ न्यू लेना पड़ेगा न्यू नोट के लिए। काउंसलिंग के लिए आपको सबसे पहला बात है, जिस भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप मान लो उड़ीसा से हो तो उड़ीसा से आपके पास एक सैम पोर्टल है। इस पोर्टल के थ्रू आपको सभी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में, जैसे लाइक असम में होता था, असम के समर्थ पोर्टल पे आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते थे, उसके बाद आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते थे। उसमें भी लिमिट्स था, टोटल आप 5 इंस्टीट्यूट में ही अप्लाई कर सकते थे, मैक्स टू मैक्स 5 कॉलेजेस में, क्योंकि वो इतना ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर भी बर्डन होता था, और बर्डन होने के साथ साथ वहाँ पे पैसे नहीं लगते असम के कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए भी वो 5 कॉलेज को लिमिटेशन कर दिए थे असम में। तो मैं भी उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में तो 10-12 कॉलेज हैं, 10-12 कॉलेज हैं। तो उसमें भी शायद लिमिटेशन हो या नहीं भी हो सकता, देखा जाएगा। अभी तो कोई पोर्टल ओपन नहीं किया रजिस्ट्रेशन के लिए, अब रिजल्ट आ गई तो जल्दी पोर्टल ओपन होगा। तो सैम पोर्टल के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं, उड़ीसा की बात करें तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि काउंसलिंग को कैसे आप लोग कैसे एनालिसिस करोगे। सबसे पहली बात, आपका जितना भी मार्क्स आया है 200 से कम, 300 से कम, 250 के राउंड, तो ये सब बहुत मेजॉरिटी का इतना ही मार्क्स रहा है। 300 से 400 से ऊपर बहुत कम लोग का गया है। 300 से आप मान सकते हो कि 20% का 300 से ऊपर गया होगा, 70% का 200 से नीचे है, मतलब 250 से नीचे, और 10% का 400 अबव गया होगा। 10% का भी नहीं कह सकते, 5% का मान लो 400 से अबव गया होगा। तो 70% का मार्क्स बहुत कम है। और सोचिए, ये जैसे आपका 5% 400 प्लस गया, 10% 300 प्लस गया, और इसमें आपका जैसे 15% ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे आपको जिसका कि 100 से भी लो गया, यानी कि वो एडमिशन लेने के लायक नहीं कह सकते, लाइक उसको एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो मैं बात कर रहा था, आप एडमिशन करने के लिए सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट, आपको अगर एडमिशन चाहिए ना, तो सबसे पहले आपको जिस भी स्टेट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, उन सभी को आप पहले सेलेक्ट कर लो। देन उसके बाद आपको 4 से 5 कॉलेजेस को टारगेट करके रखना है। उसके बाद उन सभी कॉलेजेस के रेगुलर वेबसाइट चेक करना है। अगर आप उतना नहीं कर पाते हो तो आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हो, मैं कम्युनिटी में सारा लिंक शेयर कर देता हूँ जो भी यूनिवर्सिटीज़ पोर्टल ओपन करती है, एंड देन उस लिंक के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और बात रही कि कुछ जैसे आप 5 यूनिवर्सिटीज़ में निगरानी कर रहे हो, उसके आगे पीछे उसका सारे एक्टिविटीज़ देख रहे हो कि कब वो पोर्टल ओपन कर रही है, कब वो पोर्टल अपडेट किया है, कब वो रजिस्ट्रेशन लिंक लाएगी, तो उसको एज अ बैकअप में एक कोई उसमें से ही रख लीजिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, जैसे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ले लो, IIT खड़गपुर। ये बच्चों के मन में रहता है कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ है, IIT है और वहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं है। IIT की एक बस टैग मिलती है बच्चों को और उससे ज़्यादा कुछ मिल ही नहीं सकता। वहाँ पे एजुकेशन की पढ़ाई के नाम पे कुछ होता ही नहीं है, बस क्लास लेते हैं, वो PDF शेयर करते हैं, हो गया क्लास आपका ख़त्म। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि BSc की क्लासेस BTech के साथ लगाई जाती है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होता। आप सबसे बढ़िया प्रीफर कर सकते हो RI, नहीं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप टैग के पीछे नहीं भागते हो तो सेंट्रल सबसे बेस्ट माना जाता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक अच्छा सा टारगेट करना चाहिए, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो। सेंट्रल इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। RI भी टारगेट करो आपके पास, अगर आपको अगर टैग चाहिए तो IIT भी करो, NIT भी करो टैग के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल आपको बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे अदर कोर्सेज के भी एक्सपोजर मिल जाएंगे, वो तो IIT में भी मिल जाएंगे, लेकिन आपके बैचलर के जो कोर्सेज रहते हैं वो ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। वहाँ तो सिर्फ BTech ही रहता है IIT में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखने को मिलता। अदर कोर्सेज से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत काम आती है। RI की बात करें तो RI सिर्फ एजुकेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे BSc की क्लासेस प्रॉपर चलती नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका खुद का ओपिनियन आपको अच्छा लगता होगा तो करो, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में जाने से पहले आपको वहाँ का सारा चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे अपना 4 साल कीमती समय देने वाले हो।